हे व्हाट्स अप गाइस, अपनी जावा की इस जर्नी के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेथड्स के बारे में। मेथड्स बहुत ही कमाल का कंसेप्ट है जिसकी हेल्प से आप लोग कोड रीयूज कर पाते हो। लेकिन कैसे करते हैं, कैसे काम में आते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं इनके, ये सब समझ रहे होंगे। कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हो मैथड्स को फंक्शन भी बोलते हैं, तो फंक्शन या मैथड बोलो, जावा के अंदर इंटरचेंजेबली हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आप बात कर लो चाहे कि मैथड सीख रहे हैं या फंक्शन सीख रहे हैं, बात एक ही आज जावा के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज, कैसे फंक्शंस काम करते हैं। यहाँ पर देखो मैंने फंक्शन लिख दिया, मैथड लिख दो, एक ही बात है। डिक्लेयरिंग अ जावा मेथड, कॉलिंग मेथड, रिटर्न टाइप, पैरामीटर्स, ये सब एक ही जैसे कंसेप्ट है, इनको मैंने बस अलग अलग लिख दिया। उसके बाद मैथ लाइब्रेरी मेथड्स, ये हम देख लेंगे साथ में एंड में कि किस तरीके से आपको, ताकि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन समझ में आ जाए। तो ये लास्ट वाला पार्ट स्किप मत करना, बिकॉज इसमें आप लोगों को प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि ठीक है जो हमने इतना कुछ सीखा ये यूज़ कैसे होता है। इसके बाद और भी प्रैक्टिकल चीज़ हम देख रहे होंगे। इवन हमारे जो कंपाइलर हैं कोडिंग शटल के अंदर, उनमें आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे आपको क्लास मिल रही है, अंदर मैथड मिल रहा है, कुछ सीधा डायरेक्टली मैथड कोई फंक्शन कॉल करना है आप लोगों को, फंक्शन में कोड लिखना है। तो वो कैसे काम करता है वो आज पूरा का पूरा समझ में आ जाने वाला है आपको। उसके बाद आप लोग आराम से हमारे कंपाइलर के अंदर अपना कोड रन कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, हाउ डू द मेथड्स वर्क। सबसे पहले तो मेथड होता है क्या, उसी की बात कर लेते हैं, फिर वर्क कैसे करता है वो भी समझ ही लेंगे। अ मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड और कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ कोड ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क और ऑपरेशन। इट इज यूज्ड टू अचीव द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। तो सपोज करो आपका एक कोड है, ठीक है, सपोज करो दिस इज योर कोड, ठीक है, यहाँ पे कुछ आपने बड़ा सा कोड लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी लाइनें हैं। अब इसके अंदर से आपको पता है कि ये जो कुछ लाइनें हैं ना, ऊपर की ये जो कुछ लाइनें हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हुई हैं आपने, ये जो लाइन्स है ये बार बार रिपीट हो रही हैं। मतलब ये यहाँ तो रिपीट हो ही रही है ऊपर यहाँ पर, लेकिन सेम लाइन्स यहाँ पर आप देखते हो कि नीचे भी रिपीट होते हुए मिलती हैं आप लोगों को। अब मैंने अगर आपको बोला है कि यार ऐसा करो, एवरेज ऑफ 2 नंबर्स निकालो, तो एवरेज ऑफ 2 नंबर्स आप लोग हो सकता है ऊपर भी कहीं निकाल रहे हो, फिर हो सकता है नीचे भी आप लोग कहीं निकाल रहे हो, राइट। हो सकता है बाद में और भी 10 जगहों पर कहीं निकाल रहे हो एवरेज ऑफ 2 नंबर्स। तो क्या बार बार आप एवरेज ऑफ 2 नंबर्स वाला जो भी पूरा पूरा लॉजिक होता है, जिसके अंदर आप लिखते हो कि एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, देन स्कैनर से इनपुट लेते हो, उसके बाद उनका सम लेते हो, देन डिवाइड बाय 2 करते हो, वो पूरा का पूरा लॉजिक जो आपका है, क्या वो बार बार आप लिखोगे, क्या वो बार बार कोड करोगे? नहीं ना, आप चाहते हो कि बस मैं एक बार लिखूँ, बार बार वो यूज़ हो जाए। तो सेम टाइप का कॉन्सेप्ट आपको याद आ रहा होगा, हमने लूप्स के अंदर भी पढ़ा था। लूप्स के अंदर भी कुछ स्टेटमेंट है जो कि अगर आपको बार बार रिपीट करनी है तो वहाँ पे आप लूप लगाते, तो आप लोग भैया अभी तो लूप पढ़ाया था, अब ये मेथड क्या हो गया। तो देखो यार, लूप का काम क्या है ना, लूप के अंदर ये होता है कि सेम चीज़ आप बार बार एग्जीक्यूट करते हो। मतलब ऐसे ये 3 लाइनें यहाँ पे भी आ गई, ये 3 लाइनें यहाँ पे भी आ गई, सेम टू सेम ये 3 लाइनें यहाँ पे भी आ गई, राइट। तो ऐसी जगहों पर तो आपका लूप काम में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपको दिख रहा है कि कुछ चीज़ ऊपर है, कुछ ब्लॉक ऊपर है, फिर कुछ ब्लॉक नीचे है, कुछ लाइनों को छोड़ के, ऐसी जगहों पे आपको फंक्शंस यूज़ करने होते हैं। ठीक है, फंक्शंस कह लो या फिर मेथड्स कह लो, बात बराबर ही है। फंक्शंस या मेथड्स यूज़ करने होते हैं। आपको दिख रहा होगा इसके अंदर आपने कुछ स्टेटमेंट्स को एक साथ ग्रुप कर दिया है। ये पीस ऑफ कोड है जो कि एक ही काम करेगा, ठीक है। जो फंक्शन का नाम होगा ना कि ये काम ये करने वाला है, वही आपका फंक्शन आप बना देते हो। उसको फिर आप बार बार यूज़ कर सकते हो, एंड दैट इज़ हाउ यू अचीव रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। अभी ये कैसे रीयूजेबिलिटी अचीव कर पाता है, कैसे ठीक से काम करेगा, वो सब समझेंगे। लेकिन ऊपर ऊपर से मोटा मोटा समझ में आने लग गया होगा कि कोड को रीयूज़ कर सकें, बार बार कोड रिपीट ना करना पड़े, उसके लिए आप लोग मेथड यूज़ करते हो। ठीक है, अब क्या फंडा होता है इसके अराउंड वो सब समझेंगे। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मेथड होते ही है। मेथड के उसके बाद कुछ कॉम्पोनेंट होते हैं, ये कॉम्पोनेंट समझने ज़रूरी है। तो आज आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा, वैसे प्रॉपर तो आज ही समझ में नहीं आएगा कि ये क्या क्या चीज़ें होती है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाली चीज़ें याद है, लेकिन धीरे धीरे करके ये चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। आज हम स्टैटिक समझ जाएंगे, वॉइड समझ जाएंगे। आपको याद है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन? तो ये पब्लिक वगैरह, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर होता है बेसिकली, ये भी हम समझेंगे बाद में फ्यूचर में। लेकिन आज आपको स्टैटिक समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा वॉइड समझ में आ जाएगा प्रॉपर अच्छे से। फंक्शन का नेम क्या होता है वो सब, उसके बाद इसमें जो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे हम स्ट्रिंग का एरे, वो क्यों पास करते हैं, उसकी क्या जरूरत होती है, वो भी समझ जाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिंग का एरे पास कर रहे होते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ अ मेथड, तो क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले आपका होता है एक्सेस स्पेसिफायर। ये आपका बताता है, मैं आपको बता देता हूँ वैसे पहले ही, लेकिन हम इसको और अच्छे से समझ रहे होंगे आगे जब हम मूव्स की बात करेंगे। ये बेसिकली एक्सेस स्पेसिफायर है, ये बताता है कि ये वाला जो फंक्शन है या फिर ये वाला जो मेथड है, ये आप लोग बाहर यूज़ कर सकते हो क्या। तो ये अगर पब्लिक होगा तो आप बाहर भी यूज़ कर सकते हो, इस क्लास के बाहर मतलब, ठीक है। अगर ये प्राइवेट होगा तो मतलब इस क्लास के अंदर यूज़ किया जा सकता है। और भी इसके अलावा कुछ और चीज़ होती है, प्रोटेक्टेड होता है और डिफॉल्ट होता है, लेकिन उसके अंदर ज़्यादा नहीं घुसेंगे। आप इतना समझ लो इसको, अगर आपने पब्लिक कर लिया तो उसके बाद ये वाला जो मेथड आपने बनाया है ये आप बाहर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये होता है आपका एक्सेस स्पेसिफायर। उसके बाद आपका रिटर्न टाइप होता है। तो मेथड जो होता है ना, मेथड को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये ना एक ब्लैक बॉक्स टाइप का है। ब्लैक बॉक्स
इसके अंदर आप कुछ इनपुट्स डालते हो और ये कुछ आपको रिटर्न करता है, ठीक है। तो आप इसके अंदर कुछ इनपुट डालते हो और ये कुछ आपको रिटर्न करता है। अभी जो आपने इनपुट डाली ना इसके अंदर, ये होता है आपके पैरामीटर्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपकी इनपुट हो गए, ठीक है। आपने पैरामीटर्स पास कर दिए इसके अंदर, पैरामीटर्स। और उसके बाद जो ये रिटर्न कर रहा है ना यहाँ पे रिटर्न टाइप की इंट, तो ठीक है, ये इंट की एक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये चीज़ समझनी है हमें कि आप इनपुट में तो काफ़ी सारी चीज़ें डाल सकते हो, लेकिन रिटर्न एक ही होकर आता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप कुछ सब्जी बना रहे हो, तो सब्जी के अंदर डलती तो बहुत सारी चीज़ें, राइट। लहसुन डल गया, मटर डल गया, पनीर डल गया, तेल डल गया, पता नहीं क्या क्या डल गया, लेकिन फाइनल आउटपुट क्या निकलता है, सिर्फ एक सब्जी मिलती है आपको मटर पनीर की, ठीक है। तो ये होता है आपका रिटर्न। और जो आपने इंग्रेडिएंट डाले वो होते हैं आपके पैरामीटर्स। उसके बाद जो भी प्रोसेस हो रही है जो कि इसको लेके आ रही है यहाँ तक, वो पूरा का पूरा आपकी मेथड की बॉडी होती है, कि मेथड ने कुछ काम किया होगा, ठीक है। मेथड ने इन सभी इंग्रेडिएंट्स को लिया, कुछ काम किया, सो दैट फाइनली ये आपको ऐसे मटर पनीर की सब्जी रिटर्न कर पा रहा है। तो ये इस तरीके से समझेंगे हम कि ये ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या होता है? ब्लैक बॉक्स आपने देखा होगा, सुना होगा ऐसा कि एयरप्लेन्स के अंदर ब्लैक बॉक्स होता है, जो कि अगर प्लेन क्रैश भी आता है तो उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिससे कि वो सेफ़ रहता है, ठीक है। एकदम काफ़ी सॉलिड बॉक्स होता है वो, और उसके अंदर से सारी कम्युनिकेशन वगैरह या फिर जो भी चल रहा है उस प्लेन के अंदर, वो सब आपको मिल जाता है। वैसे ही कुछ मैं आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत सारी इनपुट जाती है, और इसके अंदर क्या चल रहा है वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हम लिखेंगे वैसे तो कि इसके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन आप समझ सकते हो कि इसके अंदर बहुत सारे इनपुट जाते हैं, ये इनके साथ कुछ कुछ काम करता है, एंड देन फाइनली आपको सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करता है ये। तो डालोगे आप काफ़ी सारी चीज़ें, मिलेगी आपको सिर्फ एक चीज़ें। तो इस तरीके से आपके मल्टीपल चीज़ें बनती है। एक्सेस स्पेसिफायर, उसके बाद आप लोग लिखते हो रिटर्न टाइप, उसके बाद आपका मेथड का नाम। यहाँ पर मेथड नेम लिखने के भी कुछ रूल्स होते हैं, जो आपके वेरिएबल नेम लिखने के रूल होता है ना, सेम टू सेम वैसे ही। इसका मतलब कैमल केस फॉर्मेट में आप लोगों को यहाँ पर अपने मेथड का जो नाम लिखना है। उसके अलावा जो भी चीज़ें वेरिएबल नेम के अंदर होती है, सेम चीज़ें आप लोगों को मेथड नेम में भी लगानी होती है। उसके बाद पैरामीटर लिस्ट, यहाँ पे आप मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हो, जो आपको बताए थे ना इनपुट्स, तो आप यहाँ पर कॉमा सेपरेट करके मल्टीपल इनपुट पास कर सकते हो। रिटर्न टाइप सिर्फ एक ही होगा। उसके बाद इस बॉडी के अंदर बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे एंड हो रहा है, इसके अंदर आप कुछ भी काम कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा थ्योरी वाला पार्ट। अब जरा आप बना के देखते हैं कि हमारे मेथड्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और एक नया पैकेज बना लेते हैं। लेट्स नेम इट मेथड्स, उसके बाद न्यू क्लास लर्न मेथड्स। आप बोलोगे भैया कौन सा वाला मेथड हम देख चुके हैं? तो यार ये भी एक मेथड ही है, जो आप मेन चीज़ लिखते हो ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हेड टैब, तो ये भी एक मेथड ही है। ये देखो एक्सेस स्पेसिफायर है, उसके बाद ये रिटर्न टाइप है, उसके बाद ये मेथड का नेम है, उसके बाद ये पैरामीटर पास कर दिया आपने, बस खत्म बात। तो इस तरीके से आप लोगों का काम करता है पूरा का पूरा ये। अब यहाँ पर एक स्टैटिक जो चीज़ है ये थोड़ी अलग है, लेकिन ये आज हम समझ जाएंगे। स्टैटिक बेसिकली आप लिखते हो, जिस भी चीज़ के आगे आपने स्टैटिक लगा रखा है वो आपके क्लास की प्रॉपर्टी बन जाती है, कि ये हमारी क्लास लेवल पर प्रॉपर्टी है। इसका मतलब कि आप लोगों को इसको यूज़ करने के लिए क्लास का कोई इंस्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्लास का इंस्टेंस वगैरह क्या होता है, ये सब हम तब समझेंगे जब हम ऊप्स की बात कर रहे होंगे। लेकिन आज ये समझ लेंगे हम कि आपको कोई भी मेथड अगर मेन मेथड के अंदर से कॉल कराना है तो उसको स्टैटिक बनाना होगा, क्योंकि स्टैटिक मेथड के अंदर से सिर्फ स्टैटिक मेथड्स को ही कॉल कराया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई और मेथड बनाना है, कोई और मेथड हम कहाँ बनाएंगे, बाहर बनाएंगे। तो ये हमारी क्लास है, राइट। इस क्लास के अंदर आप लोग कहीं भी, इस पूरी क्लास में, जैसे क्लास यहाँ ख़त्म हो रही है, राइट, तो क्लास के अंदर हम कहीं भी कितने मर्जी मेथड बना सकते हैं। एक काम करते हैं, एक मेथड बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे एक्सेस मॉडिफायर। आप चाहो तो एक्सेस मॉडिफायर को ऑप्शनल है, इसको हटा भी सकते हो। जब आप एक्सेस मॉडिफायर को हटाओगे तो ये बन जाएगा डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा होता है डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। उसके बाद आप, चलो हम लिख लेते हैं यहाँ पे पब्लिक। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न टाइप आएगा, रिटर्न टाइप हम लिखेंगे इंट। उसके बाद सपोज करो मैं 2 नंबर्स का एवरेज रिटर्न करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन का नाम लिखूंगा, हो जाएगा एवरेज। उसके बाद 2 नंबर का मुझे एवरेज रिटर्न करना है, राइट। तो इसका मतलब इसके अंदर मैं 2 पैरामीटर ले सकता हूँ, तो इंट ए इंट बी। तो ये हो गया मेरा पूरा मेथड। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, वो इसलिए आ रहा हो क्योंकि आपने रिटर्न टाइप इंट लिखा हुआ है और आप कुछ रिटर्न नहीं कर रहे। तो जो आपने जो रिटर्न टाइप लिखा हुआ है तो वो आपको रिटर्न भी करना है। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं यार मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करना, तो आप यहाँ पर वॉइड लगा सकते हो इस तरीके से। तो उस टाइम पे आपको कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। तो वॉइड का मतलब होता है जब आप कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहते, जैसे कि इस मेन मेथड के अंदर वॉइड लगा हुआ है। वॉइड का मतलब ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, इसके अंदर रिटर्न करने की कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप कुछ रिटर्न करना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि कुछ काम हुआ फिर कुछ वैल्यू भी रिटर्न हो जाए, तो उस टाइम पर रिटर्न लगाना पड़ता है।
एक काम करते हैं, अभी फिलहाल ये एवरेज वाला जो है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसको हम बाद में देखेंगे, इसके ऊपर बाद में आएंगे। इससे पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूँ, विच इज़ लेट्स से ग्रीट मेथड बनाता हूँ मैं, ठीक है, पब्लिक वॉइड ग्रीट। तो ये मेथड कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ये मेथड क्या करता है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ना कुछ भी आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर लेता, और ये क्या करता है, इसके अंदर आप कुछ भी चीज़ें लिख सकते हो, जितनी मर्जी स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एस आउट और हेलो वर्ल्ड, इस तरीके से। तो ये मैंने एक मेथड बना लिया है जो कि मेरे मेन मेथड के बाहर है, ठीक है, ये मेरा मेन वाला मेथड है, उसके बाहर कहीं भी मैं कितनी मर्जी मेथड बना सकता हूँ। तो ये एवरेज वाला बना रखा था मैंने, इसको भी बना सकता हूँ मैं यहाँ पर। इस एवरेज वाले को हम खैर बाद में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम नॉर्मल जो हमारा ग्रीट वाला मेथड है इसको देख सकते हैं। आप जितने मर्जी मेथड बना सकते हो, ये समझ में आ गया वो। लेकिन तो अगेन समझते हैं मेथड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारा एक्सेस मॉडिफायर है। एक्सेस मॉडिफायर ऑप्शनल होता है, इसको हम चाहे तो यहाँ से हटा भी सकते हैं, इस तरीके से हटा दिया, गायब। उसके बाद ये लेकिन ज़रूरी है लिखना, रिटर्न टाइप लिखना ज़रूरी है। अगर कुछ भी आप रिटर्न नहीं करना चाहते तो आप लिखोगे वॉइड, उसके बाद फंक्शन का नाम या फिर मेथड का नाम, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आप लोग डालोगे पैरामीटर्स कि ये मेथड क्या क्या चीज़ें इनपुट लेगा। उसके बाद आप लोगों की मेथड की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से, यहाँ पे मेथड की बॉडी खत्म हो रही होगी। समझ में आ रहा है? अगर नहीं भी आ रहा है तो एक बार दोबारा देखना, मैं 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ ऑलरेडी। लेकिन अब अगर आपको इसको कॉल करना है तो कॉल करना होगा, ठीक है। आपने मेथड तो बना लिया, इस मेथड को बनाने से कुछ भी नहीं होने वाला। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसे रन करूँगा ना, देखो मैंने मेन को रन किया, यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। आप बोलोगे भैया ये फिर ये बनाया जो है इसका फ़ायदा क्या है? मैं बोलूँगा आपने बस बना लिया है, ठीक है। ये तो ऐसा होगा जैसे कि आपने खाना बना के रख लिया है लेकिन खाया नहीं उसे कभी, ठीक है। या फिर अपने दोस्त को बुला के घर पर रख लिया लेकिन आपने उसे कभी अपने रूम में नहीं बुलाया ठीक है। इस तरीके से तो उसको बुलाना पड़ेगा, राइट, उसे कॉल करना पड़ेगा कि आओ आपका नंबर आ चुका है, ऐसे करके। तो उसके लिए हमें कॉल करना होता है मेथड्स को। तो हम यहाँ पर देखेंगे मेथड कॉल कैसे करते हैं। तो मेथड कॉल देखो होता क्या है ना, शुरुआत हमेशा मेन से होती है। शुरुआत किसी भी प्रोग्राम की मेन से होगी हमेशा, वो भी इसी वाले मेन से होगी। एग्जैक्ट ऐसा ही मेन होना चाहिए, मतलब उसका सिग्नेचर यही होना चाहिए, उसका रिटर्न टाइप आपका वॉइड होना चाहिए, उसका नाम आपका मेन होना चाहिए, उसके अंदर स्ट्रिंग का एरे इनपुट ले रहा हो। इस तरीके से आप लोगों का मेथड होना चाहिए, मेन मेथड, तभी आपका प्रोग्राम वहीं से चलना स्टार्ट होगा। इसको अभी हम रन करेंगे तो आप देखोगे इस मेथड के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, मेन के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। मेन स्टार्ट हुआ, मेन खत्म हो गया, इसीलिए आपका प्रोग्राम कुछ भी नहीं कर रहा है। आप बोलोगे यार फंक्शन तो बना रखा है, मैं बोला बना रखा है, कॉल नहीं किया, राइट। तो एक काम करो, इसके अंदर कॉल करो। कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, फंक्शन का नाम लिखो, उसके बाद अगर ये कोई पैरामीटर ले रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज कुछ नहीं ले रहा तो खत्म, इस तरीके से। तो यहाँ पे कुछ भी पैरामीटर नहीं ले रहा तो हमने इस तरीके से फंक्शन कॉल करा दिया। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे एक एरर आ रहा है। आप बोलोगे एरर क्यों आ रहा है? तो यहाँ पे लिखा है नॉन स्टैटिक मेथड ग्रीट कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। मतलब आपने एक नॉन स्टैटिक मेथड है ग्रीट, नॉन स्टैटिक, राइट, इसके अंदर स्टैटिक नहीं लगाया आपने। तो इसके अंदर अगर आप एक बार स्टैटिक लगा दोगे तो वो एरर भी चला जाएगा। बेसिकली स्टैटिक मेथड के अंदर से सिर्फ स्टैटिक मेथड ही कॉल किए जा सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि इनको कॉल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की तो जरूरत होती नहीं है, क्लास के ऑब्जेक्ट की। अगर ये क्लास ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन मत लो, बाद में समझ में आएंगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इनको कॉल करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत होती नहीं है। तो अगर आपने एक बार ऐसा बना दिया, एक बार ऐसा स्टैटिक फंक्शन बना दिया जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो अगला भी वैसे ही होना चाहिए, राइट, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट बन नहीं रहा है, राइट अगर आप नॉन स्टैटिक बना दोगे तो नॉन स्टैटिक का मतलब होता है इंस्टेंट, मतलब इनका इंस्टेंस बनाना जरूरी है क्लास का। इसको कॉल करने के लिए क्लास का इंस्टेंस बनाना जरूरी है। लेकिन आप चाहते हो बिना इंस्टेंस के ही काम हो जाए तो आपको सारे के सारे फिर स्टैटिक ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह आप बना नहीं रहे हो यहाँ पर। क्लास और ऑब्जेक्ट अगर, और ये सब जो मैंने स्टैटिक नॉन स्टैटिक वाली बातें की है, अगर ये ऊपर से जा रही हैं तो टेंशन मत लो, धीरे धीरे करके ऊप्स में समझ में आने लगेंगी ये सारी चीज़ें जब ऊप्स पढ़ रहे होंगे। अभी फिलहाल ये समझ लो बस कि अगर आपको मेन में से किसी भी मेथड को कॉल करना है तो उस मेथड को भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इस तरीके से ग्रीट को स्टैटिक बना लिया, और अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो ये चलेगा और इस बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे हुआ क्या भैया, ये कॉल करने के बाद हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ये सब क्या चल रहा है? तो इसको जरा आप समझते हैं ठीक से कि ये चल क्या रहा है। तो कॉम्पोनेंट ऑफ मेथड हम धीरे धीरे करके समझेंगे, लेकिन कॉलिंग द मेथड कैसे काम करता है ये समझना जरूरी है। कि जब आपने एक मेथड बनाया ना ऐड नंबर्स नाम से, ये सपोज करो ये ऐड नंबर नाम का कोई इन्होंने मेथड बनाया हुआ है, ठीक है। इसको जब हमने कॉल किया तो कॉल करने के बाद मेथड का फ्लो यहाँ चले आता है। इसको जब हम अपने वाले एग्जांपल समझते हैं कि ये मेरा मेन मेथड है, ठीक है, ये मेरा मेन मेथड है, और इसके जस्ट नीचे मैंने ग्रीट मेथड बनाया हुआ था, राइट। इसके जस्ट नीचे मेरा ग्रीट मेथड बना हुआ था। दिस इज माई मेन मेथड एंड दिस इज माई ग्रीट मेथड।
अब मैंने क्या किया, अपने मेन मेथड से ग्रीट मेथड को कॉल कर दिया यहाँ पर बीच में कहीं, राइट, यहाँ से मैंने ग्रीट मेथड कॉल कर दिया। तो होता क्या है ना, हमारा स्टार्ट तो मेन मेथड से होता है। देखो कोड जब आपने हिट किया रन, तो स्टार्ट तो यहीं से होगा, ये आपका ग्रीन बटन है रन करने वाला, इसने स्टार्ट किया रन करना, तो ये रन तो मेन मेथड से ही करेगा। एक के बाद एक के बाद एक लाइनें चलेंगी आपकी मेन मेथड वाली। उसके बाद जैसे ग्रीट हिट हुआ तो यहाँ पे आपका कोड रुक जाएगा, नीचे वाली लाइनें चलेंगी नहीं, नीचे वाली लाइनें चलना बंद हो जाएंगी। उस टाइम पर आपका फंक्शन का एग्जीक्यूशन जो है वो ग्रीट के पास जाएगा। उसके बाद ग्रीट मेथड मेमोरी में ढूंढा जाएगा कहाँ पर है और उसको कॉल किया जाएगा। फिर ग्रीट मेथड पे आ गए आप, उसके बाद ग्रीट में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं आपने, ग्रीट मेथड का काम होगा। उसके बाद जब ग्रीट मेथड का काम खत्म हो जाता है, जब भी ग्रीट मेथड का काम खत्म हो जाता है या फिर ग्रीट मेथड रिटर्न कर देता है, तो उसके बाद आपका एग्जीक्यूशन वापस अगली लाइन पे चले आता है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर नंबरिंग देनी है किसी तरीके की, तो सपोज करो नंबरिंग ऐसी है कि 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे आपका एक्चुअली ये वाला स्टार्ट हो जाता है, तो तीसरा, चौथा, पाँचवा, उसके बाद फिर वापस छठे नंबर पे ये स्टार्ट हो जाता है, 7वें नंबर पे ये। इसको अगर कोड में समझना है तो कोड में बहुत इजीली समझ सकते हैं हम। सिमिलरली जो मैंने आपको नंबरिंग वाला तरीका बताया उससे ही, ये ऐसा आउट मैंने किया यहाँ पे 1, सपोज करो मैं यहाँ पे 2 भी कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रीट के बाद करूँगा ऐसा आउट, लेट्स से मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। ठीक है, आपको देखिएगा कि यहाँ पे 3 एक्चुअली प्रिंट होने वाला नहीं है, 1 2 के बाद 3 4 प्रिंट नहीं होगा। 1 2 के बाद क्या प्रिंट होगा, वो जो यहाँ पे लिखा होगा वो प्रिंट होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 6। तो इसकी आउटपुट आप लोगों को समझ में आ रही होगी क्या प्रिंट होने वाली है। देखो होगा ऐसे कि पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद ग्रीट में जाएंगे हम, ग्रीट वाला अपना काम करेगा। तो ग्रीट का काम क्या है, 5 प्रिंट करना, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना, 6 प्रिंट करना। उसके बाद यहाँ से बाहर निकल गए हम, जब हम बाहर निकले तो वापस ग्रीट वाली लाइन पे आ गए और उसकी अगली लाइन पे चलाएंगे, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन ऐसे रहने वाला है। इसको हम रन करके देखेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आने वाला है। देखो 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 5 प्रिंट हुआ ये वाला, फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, फिर 6 प्रिंट हुआ, उसके बाद 6 के बाद 3 प्रिंट हुआ एंड देन 4 प्रिंट हुआ। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से जो मैंने आपको पूरा यहाँ समझाया है कि ऐसे ऐसे चलिए आप, जैसे ग्रीट कॉल हुआ तो ग्रीट को ढूंढा गया मेमोरी में और ग्रीट को एग्जीक्यूट किया गया, उसके बाद वापस फिर 6 7 8 इन सबको कॉल किया जाएगा। शुरुआत में होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि कंपाइलेशन स्टेज होती है एंड देन रन वाली स्टेज होती है। कंपाइलेशन स्टेज में आपको बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाता है कोड को, राइट। तो उसी टाइम पर लिंकिंग हो जाती है इसकी। जावा प्रोग्राम अपने पूरे के पूरे कोड में देख लेता है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से फंक्शंस है और उनको लिंक कर देता है अपने हिसाब से। ठीक है, ये लिंकिंग जो है ना, ये लिंकर होता है एक हमारे कंपाइलर के अंदर ही। जब आप इंजीनियरिंग में कभी कंपाइलर पढ़ोगे वहाँ पे देखो एक लिंकर भी होता है, वो इस तरीके की लिंकिंग करता है कि कहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, किस तरीके से मुझे लिंक करना है। तो वो लिंकिंग हो चुकी होती है पहले से मेमोरी के अंदर। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जहाँ पर जैसे आपने कोई फंक्शन कॉल किया, सीधा जो कंट्रोल है वो हमारे उस फंक्शन पर चला जाने वाला है। या फिर फंक्शन खत्म हो जाएगा या फिर रिटर्न करेगा, उसके बाद आप अपने मेन मेथड में आ जाओगे या फिर कॉलिंग मेथड में आ जाओगे। तो दिस इज़ योर कॉलिंग मेथड जो कॉल कर रहा है, एंड दिस इज़ योर कॉल्ड मेथड जो कि कॉल हुआ है। ठीक है, ग्रीट को कॉल किया गया है मेन से। हो सकता है ग्रीट किसी और मेथड को भी कॉल कर लेता, ग्रीट हो सकता है ग्रीट किसी और मेथड को कॉल कर सकता है। लेट्स से वॉक नाम का एक मेथड बना लिया आपने यहाँ पर, तो वॉक मेथड को ग्रीट कॉल कर सकता था इस तरीके से, एंड दैट इज़ फाइन एज वेल, वो भी काम करेगा, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वॉक वाला जब खत्म होगा फिर वापस ग्रीट पे जाएगा एंड देन ग्रीट खत्म होगा तो कॉलिंग पे जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे रिकर्जन के अंदर रिकर्सिव स्टैक होता है, जो हम स्टैक हम पढ़ेंगे, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आज रिकर्जन स्टैक आपका बनता रहता है। ठीक है, कि आपका स्टार्ट हुआ मेन से, उसके बाद मेन के ऊपर चला गया एक ग्रीट स्टैक के अंदर, फिर ग्रीट ने कॉल कर दिया सपोज करो वॉक को। उसके बाद जब वॉक अपना काम खत्म कर लेगा तो वॉक फिर निकलेगा मेमोरी में से। ठीक है, स्टैक में से वॉक निकलेगा पहले, क्योंकि स्टैक में जो चीज़ ऊपर से डलती है वो ऊपर से निकलती रहती है। फिर आपका ग्रीट निकलेगा मेमोरी में से। उसके बाद जब ग्रीट का भी काम खत्म हो गया तो मेन का भी जब काम खत्म हो जाएगा तो मेन भी बाहर निकल जाएगा, एंड देन इस तरीके से आपका पूरा पूरा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा और आपका फंक्शन यहाँ पे मतलब पूरा एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा जब आपका मेन फंक्शन पूरा एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा रिकर्सिव स्टैक काम करता है, फंक्शन कॉल काम करती है। आई थिंक धीरे धीरे करके चीज़ें सेल्स बना रही होंगी। अगर नहीं भी बना रही हैं, थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो जस्ट बेयर विद मी। धीरे धीरे करके जितनी ज़्यादा हम फंक्शन बनाते चलेंगे, जितनी ज़्यादा मैथड बनाते चलेंगे, चीज़ें धीरे धीरे करके क्लियर होने वाली हैं। अभी हम फिलहाल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मेथड के अंदर हम बात करते हैं मेथड पैरामीटर्स की। इसी के अंदर हम बात कर लेंगे रिटर्न टाइप की भी, कि रिटर्न टाइप कैसे काम करता है। तो मेथड पैरामीटर्स वैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये बेसिकली आपके इनपुट्स होते हैं जो आप फंक्शन के अंदर इनपुट पास कर रहे होते हो। जैसे अभी हम बात करेंगे एवरेज वाले कोड की, तो एवरेज आप 2 नंबर से निकालते हो, राइट। तो आप उसके अंदर 2 चीज़ें पास करोगे, इंट ए देन इंट बी, इस तरीके से, राइट।
तो ये दो चीज़ें जो हैं ये आपके पैरामीटर्स ही हैं, इनको कहते हैं पैरामीटर्स। यहाँ पर लिखा हुआ है अ मेथड पैरामीटर इज अ वैल्यू एक्सेप्टेड बाय द मेथड एज मेंशन अर्लियर अ मेथड कैन ऑल्सो हैव एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि एक मेथड के अंदर जितने मर्जी आप लोग पैरामीटर पास कर सकते हो, वो बेसिकली उस फंक्शन की इनपुट हो गई। जैसे वो जो अभी सब्जी वाला बताया था ना एग्जांपल, जितने मर्जी इसके अंदर आप इनपुट पास कर दो, ये आपका बेसिकली एक फंक्शन है, राइट। ये आपका फंक्शन है कि सब्जी बनाने की प्रोसेस पूरी की पूरी एक फंक्शन हो गई। उसके बाद ये आपके पैरामीटर्स हैं, और जो फाइनली बनता है आपका वो आपका रिटर्न टाइप है कि आपने रिटर्न कर दिया, आपने फाइनली एक सब्जी रिटर्न कर दी। तो ये जो फंक्शन है सब्जी बनाने वाली जो चीज़ में पूरी रेसिपी है, रेसिपी कह सकते हो, रेसिपी इज़ अ फंक्शन, ये आप जितनी मर्जी बार कॉल कर सकते हो, राइट। आपने आज भी सब्जी बना ली, आपको 10 दिन बाद सब्जी बनानी है, आपको परसों सब्जी बनानी है, तो आपने एक रेसिपी बना के रखी हुई है। वो रेसिपी आप बार बार रिपीट नहीं कर रहे, आपने ऑलरेडी एक बार रेसिपी बना के रखी हुई है, तो आप बस उस रेसिपी को ही फॉलो करते आ रहे हो बार बार। बेसिकली आप उसी फंक्शन को कॉल करते आ रहे हो बार बार, आपने एक रेसिपी बना के रखी हुई है। उस रेसिपी के अंदर जो इनपुट्स आते हैं वो आपके पैरामीटर्स हैं, एंड देन जो फाइनली आपको मिलता है खाने के लिए वो आपका रिटर्न टाइप है, ठीक है। तो आई थिंक भूख लगने लगी होगी कुछ लोगों को, तो खाना खा सकते हो जाके। वीडियो थोड़ी सी लंबे होते जा रही है, चाय पानी पी लो, मैं भी जरा अपना थोड़ा सा पानी वानी पी लेता हूँ। लेकिन हम उसके बाद बात करने वाले पैरामीटर्स की। पैरामीटर्स बेसिकली आप लोग इसके अंदर इनपुट की तरह ही काम करते हैं। एक फंक्शन है उसके अंदर इनपुट की तरह काम करता है, राइट। जरा इसको एक्चुअल में समझते हैं हमारे कोड के अंदर। तो ऑलरेडी मैंने कोड के अंदर वैसे एवरेज वाला बना दिया है, इसको बस समझना बाकी रह रहा है। तो ये आपका फंक्शन है पब्लिक, और इसका रिटर्न टाइप है इंट। इसका फंक्शन का नाम है एवरेज, और ये दो चीज़ें इनपुट लेता है, राइट। दो पैरामीटर्स इनपुट लेता है, ए और बी। इसका काम है एवरेज निकालना। तो इंट इसका फंक्शन का नाम रखते हैं, मतलब वेरिएबल का नाम रखते हैं AVG, और ये करेगा A + B डिवाइड बाई 2। ये प्रॉपर आपकी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है जो कि आपने देखी होगी ऑलरेडी, ठीक है। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इसी तरीके से काम करती है। इसके अंदर हमने पैरेंथेसिस लगा दिया बिकॉज हम पहले चाहते हैं कि A + B पहले हो, डिवाइड बाई 2 बाद में हो, ऑलराइट। और जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको मैंने इंट में डाल दिया है उसके बाद। एंड देन एक बार ये हो गया तो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो द एवरेज इज, यहाँ पर सपोज करो मैंने प्रिंट कर दिया AVG। अभी फ़िलहाल के लिए मैं स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड बनाता हूँ इसको, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। तो मैंने वॉइड क्यों कर दी, क्योंकि मैं कुछ रिटर्न नहीं कराना चाहता यहाँ से फ़िलहाल, ठीक है। अभी मैं बस एवरेज ले रहा हूँ, उसके बाद मैं एवरेज को प्रिंट करा दे रहा हूँ, बस और कुछ नहीं कर रहा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये ग्रीट वाली चीज़ को तो मैं हटाता हूँ, तो मैं यहाँ से हटा दूँगा इसे, और यहाँ पर मैं एवरेज को कॉल करता हूँ, एवरेज ऑफ लेट्स से 4 और 6। तो मैं पता है 4 और 6 का एवरेज क्या होने वाला है, वी ऑल नो दिस इज गोइंग टू बी 5, राइट। 4 + 6 10 डिवाइड बाई 2 5, राइट। तो ये आपने एवरेज निकाल दिया है। और फंक्शन बनाने का फ़ायदा भी ये हुआ है कि आप एक बार एवरेज निकाल सकते हो, उसके बाद हो सकता है कि कुछ काम करो और या आपने कुछ और काम किया, हेलो, उसके बाद आपने इसके नीचे भी एवरेज निकाल दिया 2 नंबर्स का। इस बार आपने सपोज करो 2 और 7 का निकाल दिया। आप रन करते हैं दोबारा से, तो वही पहले 4 6 का एवरेज निकलेगा 5, फिर हेलो प्रिंट हुआ, फिर 2 और 7 का एवरेज 4 आ गया। आप बोलोगे 2 और 7 का एवरेज तो 4.5 होना चाहिए था, ये 4 कैसे हो गया। ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को, ठीक है, कि आपका जो रिजल्ट है यहाँ पे ये इंट में स्टोर हो रहा है। तो आपका जो सम होने के बाद रिजल्ट है वो आपका इंट में स्टोर हो रहा है, और इंट के अंदर ये फ्लोट और डबल वाली वैल्यू नहीं आ सकती है। तो इसलिए यहाँ पर 4.5 नहीं 4 मिल रहा है आपको, विच इज़ द फ्लोर वैल्यू। तो हमेशा फ्लोर वैल्यू मिलेगी, 4.5 का 5 नहीं मिलेगा आपको, 4 मिलेगा हमेशा। तो ये हमारे फंक्शंस हैं, आपको दिख रहा होगा, जिसके अंदर आप लोग इस तरीके से पैरामीटर्स पास कर पा रहे हो। और ये पैरामीटर्स आप जितने मर्जी पास कर सकते हो। जैसे अभी फिलहाल हम सिर्फ 2 नंबर का एवरेज निकाल रहे हैं, लेकिन व्हाट इफ हमें 3 नंबर्स का निकालना हो, कोई बात नहीं, तीसरा पैरामीटर भी ले लो। आप अलग अलग टाइप का पैरामीटर लेना चाहते हो, मे बी आप एक बूलियन लेना चाहते हो, शुड एवरेज, इस तरीके से कि क्या एवरेज करना चाहिए। बेसिकली आप लोग जितने मर्जी पैरामीटर्स पास कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन जब भी आप फंक्शन कॉल करते हो तो उसके अंदर वो पैरामीटर्स पास करने भी ज़रूरी है। और जितने नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स आपने यहाँ पे बोले हैं उतने नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स और एक्जैक्टली उस जगह पे वो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होगे कि यहाँ पे ए के बाद कोलन लगा है, बी के बाद कोलन लगा है, इसको आप इग्नोर कर दो। ये सिर्फ इंटेलिजेंट ने अपने हिसाब से लगा दिया, ये एक्चुअली यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। ये इंटेलिजेंट आपको बस बताना चाह रहा है कि यार ये जो चीज़ है ना, ये ए है, ये चीज़ जो है वो बी है। ये क्यों बता रहा है आपको ऐसा, क्योंकि कई बार होता है कोड के अंदर, फंक्शन के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं, 17-18 पैरामीटर्स आते हैं, तो उस टाइप पर ट्रैक रखना
थोड़ा मुश्किल आता है कि कौन सा वाला पैरामीटर कहाँ पास हो रहा है। तो इंटेलिजे उस केस में हमारी बस हेल्प कर देता है कि देखो जो आपने ये वाला पैरामीटर था ये ए के लिए है, ये वाला पैरामीटर आपके बी के लिए है, लेकिन जो आपने फंक्शन बनाया है एवरेज वाला, ये तो 3 पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, और आपने जो पास किया सिर्फ 2 पैरामीटर पास किए, तो इसलिए आपको यहाँ पर एरर मिल रहा है। लिखा आ रहा है एक्सपेक्टेड 3 आर्ग्यूमेंट्स बट फाउंड 2। आर्ग्यूमेंट्स कह लो पैरामीटर्स कह लो, बात एक ही है। आपसे 3 आर्ग्यूमेंट्स एक्सपेक्ट किए गए थे लेकिन हमें सिर्फ 2 मिले हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? आप एक तीसरा पैरामीटर पास करो। तो मैं आप अगर पास करता हूँ 12, 23, तो क्या ये चलेगा? ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि शुड एवरेज एक बूलियन टाइप का है, तो जिस टाइप का आप पैरामीटर यहाँ पर बोल रहे हो फंक्शन एक्सेप्ट कर सकता है, सिर्फ उस टाइप का पैरामीटर पास करो। अब मटर पनीर की सब्जी आपको बनानी है, उसके अंदर बोला गया इंग्रेडिएंट आपको पनीर डालना है, लेकिन पनीर की जगह आप लोग आलू डाल रहे हो उसके अंदर, तो वो अलाउ होना करेगा वो रेसिपी, ठीक है? वो बोलेगा ये तो आलू पनीर की सब्जी बन जाएगी इससे। तो आपको जो बोला गया है डेटा टाइप, सिर्फ उसी डेटा टाइप को डालना है। तो शुड एवरेज इज अ बूलियन डेटा टाइप, तो यू कैन ओनली पुट फॉल्स या ट्रू, इस टाइप की वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पर सब उसको मैंने ट्रू डाल दिया। तो इस तरीके से आप लोगों ने एक तीसरा वेरिएबल भी यूज़ कर लिया, तीसरा आर्गुमेंट भी यूज़ कर लिया है, ठीक है? एक चीज़ और आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई ये फिर स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट इसका क्या मतलब होता है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट क्यों डालना होता है? तो यार ये ना डालना ही होता है। मेन मेथड जो होता है ना वो बोलता है कि जब मुझे कॉल किया जा रहा है तो मेरे अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पैरामीटर पास किए जा सकते हैं, जो कि हो सकता है आप यूज़ करें, आपका कोड यूज़ करें कहीं पर, ठीक है? तो जब आप अपना फंक्शन रन कर रहे हो, जब अपना कोड रन कर रहे हो, तो उसको आप कुछ इनपुट पैरामीटर दे सकते हो पहले से ही कि ले इनके ऊपर काम कर। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर देना है तो आप बोलोगे भैया मैं कहाँ दूँ, मैं तो सीधा रन कर देता हूँ। तो बोलूँगा यार यूजुअली तो होता क्या है ना, जब आप टर्मिनल में लिखते हो तो आप वहाँ पे ऐसे पैरामीटर पास कर सकते हो, बट उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग इंटेलिजे के अंदर क्या कर सकते हो ना, यहाँ पर क्लिक किया आपने एंड देन आप कन्फिग्रेशन में गए, आप लर्न मेथड्स वाली कन्फिग्रेशन में गए, यार लर्न मेथड कन्फिग्रेशन, ठीक है? इसके अंदर ये देख रहे हो 3 डॉट्स, इन पर क्लिक किया आपने और एडिट कन्फिग्रेशन पर क्लिक किया। तो यहाँ पे आप प्रोग्राम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, ये आपके प्रोग्राम के आर्ग्यूमेंट ही हैं। तो यहाँ पे आप पास कर सकते हो एक स्ट्रिंग का एरे, ठीक है? स्ट्रिंग का एरे क्या होगा? बेसिकली बहुत सारे वर्ड्स। तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग का एरे पास कर सकते हो। लेट्स से दिस इज द एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें ना स्पेस के बाद, ये सब के सब आपके स्ट्रिंग्स बनते जा रहे हैं। पहला स्ट्रिंग दिस है, दूसरा स्ट्रिंग इज है, तीसरा स्ट्रिंग दा है। इस तरीके से हमारे मल्टीपल पैरामीटर बनते आ रहे हैं। आप लोग चाहो तो इसको एक्सपेंड कर सकते हो इस तरीके से, और यहाँ पे कुछ और लिख सकते हो कि जैसे मेरी पहली स्ट्रिंग ये है दिस इज़ नाइस, और या फिर दिस विल बी नाइस, इस तरीके से कुछ मैंने बना दिया यहाँ पर। इसको हम रन करते हैं अब। तो अब आप देखोगे कुछ पता तो चला नहीं। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि आपने आर्ग्यूमेंट को प्रिंट नहीं करा के देखा, राइट? तो ऐसा करते हैं, इस आर्ग्यूमेंट को प्रिंट कराते हैं। तो क्योंकि ये एक एरे है, स्ट्रिंग का एरे है, तो आप ऐसे प्रिंट कराओगे इसको, एस आउट आर्ग्स और लेट्स से 0, कि अब मेरे को 0th पोर्शन पे जो आर्गुमेंट है वो प्रिंट कराना है। तो इसको रन करते हैं, तो आपको जो पहली स्ट्रिंग थी वो मिल जाएगी, विच इज़ दिस। अब उसके बाद दिस क्यों मिली? मैंने तो यहाँ पे काफ़ी कुछ पास किया था, ठीक है? आप एक बार और जाओ इसके अंदर, लर्न मेथड्स के अंदर, यहाँ तो भैया मैंने ये सब पास किया था, दिस विल बी नाइस इज़ द एरे ऑफ स्ट्रिंग, ऐसे करके, मतलब बहुत कुछ मैंने पास किया था, राइट? तो बेसिकली होता क्या ना यार, ये आपका एक एक करके वर्ड बाय वर्ड ही जा रहा होता है, ठीक है? इस तरीके से ही जा रहा होता है ये। तो आपको जो पहली चीज़ मिलेगी वो दिस ही मिलने वाली है। अगर आपको सारे के सारे प्रिंट करने हैं तो उसके लिए तो आप फॉर ईच लूप लगा सकते हो, फॉर एवरी, ये बस मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, फॉर एवरी आर्ग्यूमेंट इन आर्ग्यूमेंट्स। अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो इसको, आप प्रिंट करा सकते हो बाय राइटिंग आर्ग्यूमेंट, इस तरीके से। अगर हम इसे रन करेंगे तो जो भी आपने वहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास किए थे, दिस विल बी नाइस, ये वो पूरा का पूरा आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे भी आपके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ये काम में आते हैं, ये बस ऐसे हवा में नहीं लिखती है। ये जावा ने बोल रखा है कि क्या पता किसी को मेन मेथड कॉल कराते टाइम भी कुछ आर्ग्यूमेंट चाहिए हो यूज़र से, राइट? तो उस टाइम पे वो आर्ग्यूमेंट इस तरीके से आप पास कर सकते हो अपनी कोड के अंदर। तो ये सारे आपके मेथड के, आई थिंक मेथड का पूरा सिग्नेचर समझ में आ रहा होगा। पब्लिक जो है वो आपका एक्सेस मॉडिफायर है, कि ये वाला जो फंक्शन है आप इस क्लास के बाहर दूसरी क्लास से एक्सेस कर सकते हो। तो ये तो अभी हम नहीं देखेंगे क्योंकि हमने दूसरी क्लास तो बनाई नहीं अभी, तो इसका कुछ समझने का मतलब है नहीं, ये हम समझेंगे ऊप्स के अंदर, ठीक है? जब हम मल्टीपल क्लासेस बना रहे होंगे। स्टैटिक की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि आपको ये फंक्शन रन करने के लिए, ये जो आपका कोड है ये रन करने के लिए आपको किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने की जरूरत नहीं है। आप नहीं चाहते कि मैं नॉर्मल सा कोड रन करूं, उसके लिए भी मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़े। अभी क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है अगेन हम ऊप्स में पढ़ेंगे, लेकिन आप बिना ऑब्जेक्ट बनाए फंक्शन को रन कर पाओ, इसीलिए ये स्टैटिक बनाया जाता है। उसके बाद ये आपका रिटर्न टाइप होता है कि आपका फंक्शन क्या रिटर्न करने वाला है। अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो उस केस में वॉइड लिखना पड़ेगा, लेकिन लिखना जरूर पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद आप कुछ रिटर्न नहीं कर सकते उस जगह से। जैसे अगर मैं यहाँ से रिटर्न करना चाहूँ रिटर्न 5,
तो दिस इज़ नॉट अलाउड, यू कैन नॉट रिटर्न एनीथिंग, ठीक है। आपका फंक्शन अब कुछ रिटर्न नहीं कर सकता यहाँ से, क्योंकि आपने बोला है रिटर्न टाइप वॉइड, तो मेन मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकता। लेकिन ये आप लिख सकते हो रिटर्न एम्प्टी, ठीक है, रिटर्न एम्प्टी आप लिख सकते हो। अभी वैसे रिटर्न की हम बात करेंगे थोड़ी और, लेकिन इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। उसका ये वॉइड है, बेसिकली कुछ भी रिटर्न नहीं करना, आपको एम्प्टी रिटर्न करना है। देन मेन आपका मेन मेथड का नाम है, और उसके बाद आप इसके अंदर स्ट्रिंग का एरे पास कर रहोगे। ये आपका वेरिएबल नेम है, इसको आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये तो आपका बस वेरिएबल का नाम है, राइट। यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर भी चेंज करना होगा, तो जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिख दोगे, अभी भी ये पूरा पूरा कोड काम करेगा, अभी भी इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो बस वेरिएबल का नाम आपने चेंज किया, राइट। ओके, अब जरा रिटर्न टाइप की हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि आपने चलो अपना काम कर लिया, ठीक है, आपने 2 नंबर्स का एवरेज ले लिया, लेकिन आप चाहते हो कि जहाँ से आपने इस फंक्शन को कॉल किया है ना, विच इज़ दिस फंक्शन एवरेज, इसको इस रिटर्न वैल्यू से कुछ और काम करना था। मे बी एवरेज लेने के बाद इसको अगला कुछ और काम करना है, एवरेज ले लिया, उसके बाद स्टूडेंट के मार्क्स को अपडेट करना है, राइट, कुछ और ऑपरेशन करना है उस एवरेज के साथ, तो इसका मतलब उसे उस एवरेज वाली वैल्यू की ज़रूरत है। इस मेन मेथड को एवरेज निकलवाने के बाद एवरेज वैल्यू की भी ज़रूरत है कुछ और काम करने के लिए, तो आपको उस केस में एवरेज को रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सिर्फ आप प्रिंट कर दे रहे हो एवरेज को, ठीक है। आपने बस एवरेज यहाँ प्रिंट कर दिया, तो मुझे यहाँ तो एवरेज मिलेगा नहीं, राइट, क्योंकि ये जो एवरेज नाम का वेरिएबल है ये तो सिर्फ इस ही क्लास के अंदर है, ठीक है। वो जो मैंने आपको स्टैक बना के दिखाया था ना, यहाँ पे एक बार जरा दोबारा समझेंगे इस चीज़ को, कि जो मैंने आपको यहाँ पे स्टैक बना के दिखाया था, ये जो आपका स्टैक होता है, इसके अंदर आपने मेन मेथड लिया, उसके बाद जब आपने इसके अंदर दूसरा मेथड डाला विच इज़ ग्रीट, या फिर ग्रीट नहीं, आपने सपोज करो एवरेज डाला, आपने एवरेज वाला मेथड डाला, तो एवरेज वाले मेथड के अंदर जो भी वेरिएबल आपने बनाए थे इसके अंदर, वो सारे यहाँ पर आपकी मेमोरी में चले जाएंगे, ठीक है। आपने बनाया एक एवरेज नाम का वेरिएबल, अब ये जो एवरेज नाम का वेरिएबल आपने बनाया था इस एवरेज नाम के फंक्शन के अंदर, ये उड़ जाएगा मेमोरी में से। जब अपना फंक्शन का काम खत्म हो गया ना, तो ये जो भी वेरिएबल भी बने थे ना, वो सारे भी मेमोरी में से उड़ जाएंगे। ये बात समझो, ये जो भी आपने यहाँ पे बनाया था ये सब चला जाएगा मेमोरी में से, ठीक है। तो कुछ भी नहीं मिलने वाला मेन को, मतलब मेन के अंदर अगर कभी आप एवरेज वगैरह लिखना चाहो, आप यहाँ पे ऐसा लिखो इंट, मतलब यहाँ से सपोज करो आपको सोचो कि एवरेज मिलेगा, या फिर ये जो AVG है ये मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ बिना बनाए, नॉट अलाउड। AVG कैसे लिख दे रहे हो भाई, बना ही नहीं कहीं पे, ये बोलेगा मेन मेथड में तो कहीं एवरेज बना ही नहीं, आप बोलोगे नहीं एवरेज वाले फंक्शन ने बनाया तो था AVG, उसको यूज़ कर लो, मैं बोलूँगा नहीं, ये जो AVG है ये सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर था और इसी ब्लॉक के अंदर चला गया। ये जब फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल खत्म हुई, उसके बाद ये AVG चला गया मेमोरी में से, ये नहीं बचा AVG। तो अगर आपको ये चाहिए AVG, लेकिन तो उसके लिए आप बोलोगे भाई सुनो, प्रिंट मत कराओ, बस रिटर्न कर दो, प्रिंट वगैरह या फिर जो भी काम करना है एक्स्ट्रा वो मैं खुद कर लूँगा अपने आप, ठीक है। तो आप बोलोगे रिटर्न AVG, क्योंकि एक ही वैल्यू आप रिटर्न कर सकते हो, तो मैंने इंट वैल्यू रिटर्न कर दी यहाँ से। अब यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं कुछ, तो यहाँ पर रिटर्न टाइप वॉइड नहीं हो सकता, रिटर्न टाइप होगा इंट, क्योंकि आप रिटर्न कर रहे हो इंट, ठीक है, आप इंट रिटर्न कर रहे हो। तो अब आप उस इंट वैल्यू को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, आप बोलोगे इंट AVG इक्वल्स टू दिस, कि जो भी ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है उस वैल्यू को लो और AVG में डाल दो। यहाँ पे कुछ और भी नाम रख सकते थे, ठीक है, कि एवरेज फ्रॉम फंक्शन, मतलब ये तो वेरिएबल नेम है, राइट, ये तो वेरिएबल नेम है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से जो भी रिटर्न हुआ इस फंक्शन ने, जो भी रिटर्न किया, इस फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, इस फंक्शन ने रिटर्न किया ये AVG, ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, राइट। ये वेरिएबल तो रिटर्न का कर नहीं रहा, ये इसके अंदर की वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो एवरेज के अंदर की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ से मिलेगी, और वो वैल्यू मैंने इस नाम के वेरिएबल में डाल दिया है। अब ये मुझे यहाँ पे मिल गई है, तो मैं इसको यहाँ प्रिंट करा सकता हूँ। सपोज करो मैं यहाँ पे ऐसे प्रिंट कराता हूँ इसे, कि मैंने पहले हेलो प्रिंट करा लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे एवरेज फ्रॉम फंक्शन प्रिंट कराऊंगा, तो अब ये मेरा कोड काम करेगा। इसको जरा हम ठीक से समझेंगे एक बार और कि चल क्या रहा है यहाँ पे, लेकिन आप देखोगे मैं काम करता हूँ ऊपर वाली चीज़ों को, तो मैं कमेंट कर देता हूँ, रन करते हैं। आप देखोगे पहले तो हेलो प्रिंट हुआ, जो कि हेलो प्रिंट होना चाहिए था, उसके बाद एवरेज फ्रॉम फंक्शन यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 5, कि वो जो वैल्यू आपको चाहिए थी, ये जो वैल्यू आपको चाहिए थी ना, कि कुछ और काम करना था, तो लो अब जो काम करना है कर लो। तो आप बोलोगे मैंने कर तो दिया, मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पे, या फिर अगर मुझे इसको डबल करना था तो मैं डबल भी कर दूंगा, डबल ऑफ एवरेज इक्वल्स टू एवरेज फ्रॉम फंक्शन, या उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। उसके बाद ये जो डबल है आप ये डबल यहाँ पे प्रिंट करा दो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से जो भी वैल्यू मिली है उसके साथ आप कुछ भी काम आप कर सकते हो अब, क्योंकि आपको ये वैल्यू तो मिल गई यहाँ से। ये वैल्यू क्यों मिल पाई, क्योंकि आप इस तरीके से रिटर्न कर पाए। तो रिटर्न करने के लिए आपका कीवर्ड होता है रिटर्न, इस तरीके से आप रिटर्न कर सकते हो, और रिटर्न सिर्फ आप एक ही बार करोगे। और एक बार जब आपने रिटर्न कर दिया, एक बार जब ये रिटर्न वाली कंडीशन हिट हो गई, तो आप उसके बाद अपने फंक्शन से बाहर निकल जाओगे।
रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब है कि इसके बाद इस फंक्शन में आप कुछ नहीं बचा। इसका मतलब अगर आप इस फंक्शन के नीचे कुछ हेलो वर्ल्ड वगैरह प्रिंट कराना चाहो, सपोज करो आपने एक चीज़ तो हेलो ऊपर प्रिंट करा दी कि रिटर्निंग दी एवरेज, उसके बाद सोचो कि रिटर्न के बाद भी कुछ लिखने का ट्राई कर देता हूँ मैं यहाँ पर कि आफ्टर द रिटर्न, तो यहाँ पर देखो पहले से ही एरर मिल रहा है। और ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये अनरीचेबल कोड है। यहाँ पर देखो अनरीचेबल स्टेटमेंट लिखा आ रहा है कि आप एक बार जब रिटर्न लिख देते हो तो रिटर्न के बाद कुछ भी लिख रहे हो, दिस इज अनरीचेबल, यू कैन नॉट प्रिंट दिस या फिर यू कैन नॉट एग्जीक्यूट दिस, बिकॉज एक बार जैसे ही रिटर्न मिलता है वैसे ही आप बाहर निकल जाते हो इस फंक्शन से, अपने कॉलिंग फंक्शन में चले आते हो। ठीक है, तो ये आपका अनरीचेबल कोड हो गया, अनरीचेबल स्टेटमेंट होगी, इसीलिए यहाँ पे हमें एरर भी मिल रहा है। और अगर आप इसे रन करोगे तो कंपाइल टाइम पे आपको एरर मिल जाएगा, विच इज दिस, बिल्ड करने के टाइम पे मिल गया कि अनरीचेबल स्टेटमेंट, ठीक है, नॉट अलाउड, यू कैन नॉट राइट अनरीचेबल स्टेटमेंट्स। तो इस लाइन को हम यहाँ से हटा देते हैं, अब हमारा कोड चलेगा। एक बार जरा दोबारा से समझते हैं इसको, इसी तरीके से अगेन हम समझेंगे। अगर समझ में नहीं आए तो टेंशन मत लो, दोबारा समझेंगे कि आपने बनाया एवरेज नाम का फंक्शन जिसका काम है कुछ रिटर्न करने का, राइट। ये कुछ रिटर्न भी कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है एक वेरिएबल विच इज़ एवरेज। वेरिएबल रिटर्न नहीं कर रहा, बेसिकली वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एवरेज वाला फंक्शन है ये यहाँ पर है, राइट। सपोज करो ये एवरेज वाला जो फंक्शन है ये यहाँ पर है। उसके बाद मेरा मेन वाला फंक्शन जो है वो यहाँ पर कहीं है। इस मेन वाले फंक्शन ने एवरेज वाले फंक्शन कॉल किया, इसने इसको कुछ रिटर्न किया। उसके बाद इसने जो भी वेरिएबल बनाए थे अपने लिए, अपने छोटे मोटे जो भी वेरिएबल बनाए थे इसने, वो सब वेरिएबल नष्ट हो जाने वाले हैं, डिस्ट्रॉय हो जाने वाले हैं, हट जाने वाले हैं मेमोरी में से। उसके बाद ये वेरिएबल आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो वैल्यू से रिटर्न करिए वो आप चाहो तो मेन के अंदर संभाल कर रख सकते हो। आप अपने इंट avg इक्वल्स टू जो भी यहाँ से रिटर्न हो रहा है वो आप संभाल के रख सकते हो इस वेरिएबल के अंदर, और इस वेरिएबल के अंदर वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। यहाँ पे ये जो भी मेमोरी है इसकी, एवरेज नाम का वेरिएबल उस मेमोरी के अंदर स्टोर रहेगा। तो बेसिकली फंक्शन कॉल किया, फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, फंक्शन ने पैरामीटर के ऊपर कुछ काम किया, उसके बाद कुछ रिटर्न किया। उस रिटर्न टाइप को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो जितनी मर्जी बार भी। ये होता है बेसिक पूरा का पूरा काम। और एक बार जब रिटर्न स्टेटमेंट हिट हो गई उसके बाद आपका फंक्शन बाहर आने ही वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका फंक्शन बाहर आएगा ही आएगा, चाहे आपने कितना ही कुछ लिखा हो नीचे। एक और तरीके से समझते हैं इस चीज़ को कि सपोज करो यहाँ पे मैंने एक बूलियन लिया, राइट, शुड एवरेज। तो अगर ये शुड एवरेज की वैल्यू फॉल्स है, इफ़ शुड एवरेज इक्वल्स टू फॉल्स, तो मैं बोलूँगा रिटर्न, कि अगर कभी भी शुड एवरेज फॉल्स लगता है आपको तो रिटर्न कर जाओ। रिटर्न कर दो यहाँ से लेट्स से -1, क्योंकि आपको इंट रिटर्न करना है यहाँ से, ठीक है। तो -1 लिख दिया मैंने। इसका मतलब कि अगर आप एवरेज नहीं करना चाहते तो उस केस में -1 रिटर्न कर दो, क्योंकि आप एवरेज तो नहीं करना चाहते, राइट। तो आप यहाँ से एवरेज तो रिटर्न करोगे नहीं, तो आप पहले ही बाहर निकल गए कोड में से। तो इसका मतलब जब आपने ये वाली कंडीशन हिट हो गई या फिर आपने जब रिटर्न -1 कर रहे हो तो उसके बाद नीचे जितना भी कुछ लिखा हुआ है वो सब एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसी जगह से आपका कोड बाहर निकल जाएगा। देखो यहाँ पे हमने एवरेज वाला फंक्शन कॉल किया हुआ है और शुड एवरेज की वैल्यू यहाँ पर फॉल्स है, राइट। तो इस बार आप देखोगे कि आपका एवरेज फ्रॉम द फंक्शन -1 आएगा और -1 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज -2 प्रिंट होने वाला है। -2 प्रिंट हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या हुआ ये? क्योंकि शुड एवरेज की वैल्यू यहाँ पर फॉल्स है तो इसका मतलब शुड एवरेज फॉल्स, ये वाली चीज़ हो गई ट्रू, ठीक है। और आपने रिटर्न कर दिया -1, यहीं से बाहर निकल गए आपने नीचे कुछ लिखा ही नहीं, नीचे जो भी लिखा था वो सब देखा ही नहीं। रिटर्न स्टेटमेंट जैसे ही हिट होती है आप फंक्शन से बाहर चले आते हो, इस बात को समझना है। एक चीज़ और समझ लो कि सपोज करो मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने रिटर्न स्टेटमेंट, खत्म बात, ये रिटर्न लिख दिया मैंने, तो आप यहाँ से बाहर निकल जाओगे। ये सब जो भी लिखा हुआ है ना अनरीचेबल कोड हो गया इसके बाद वाला, और ये इसलिए एरर भी दे रहा है क्योंकि अनरीचेबल स्टेटमेंट है, तो ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। जहाँ भी आप रिटर्न लगा दोगे वहाँ से आप बाहर निकल जाओगे, बेसिकली ये कहना चाहता हूँ मैं। तो इसीलिए यहाँ से बाहर निकल गया। अगर यहाँ पे मैं कर दूंगा ट्रू कि नहीं भाई एवरेज तो करना चाहिए, शुड एवरेज, तो रिटर्न करो, तो मुझे एवरेज मिल जाएगा इस बार, और एवरेज का डबल मिल जाएगा। तो एवरेज था 5 का डबल 10। इस बार ये काम कर रहा है क्योंकि ये वाली कंडीशन हिट नहीं हुई, तो ये यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ, ये यहाँ से रिटर्न हुआ है, ठीक है। और ये वाला फंक्शन जो था ना इसके अंदर, यहाँ पर भी समझ लो इस चीज़ को कि ये वाला जो फंक्शन था ग्रीट वाला फंक्शन, इसके अंदर आपने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, राइट, कुछ भी रिटर्न नहीं किया। आप चाहो तो यहाँ से भी रिटर्न कर सकते थे एम्प्टी चीज़, ऐसे भी रिटर्न करोगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन इसके बाद नीचे वाली लाइन में एरर आ रहा है, अगेन वही इसी रीज़न से, क्योंकि अनरीचेबल स्टेटमेंट है इस लाइन को। लेकिन अगर मैं नीचे लेके चला जाऊँ, मतलब यहाँ पर, तो भी ये काम करेगा। और यहाँ पर देखो ये ग्रे हो गया, ये कह रहा है अननेसेसरी है ये लास्ट स्टेटमेंट में, क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट है रिटर्न, कुछ फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से रिटर्न वैसे ही करना है इसको। तो आप इसे लिखो या ना लिखो एक ही बात है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही कंपाइलर इसको लिख देता है आपके लिए, ठीक है। आप लिखोगे नहीं तो भी माना जाएगा कि हाँ यहाँ से रिटर्न हो ही रहा है, क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट है।
यहाँ से रिटर्न होकर वापस जाना ही है कॉलिंग फंक्शन के अंदर, तो लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो आप चाहो तो यहाँ पर रिटर्न लिख सकते हो या फिर ना भी लिखो, एक ही बात है। आई थिंक धीरे धीरे करके ये रिटर्न, पैरामीटर्स, पूरा पूरा फंक्शन वाली चीज़ सेंस बना रही होगी। लेकिन अगर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोलूँगा दोबारा देखना, अगर तब भी समझ ना आए तो पूछो हमसे, ठीक है, पूछो, आपकी पूरी हेल्प करने का ट्राई किया जाएगा कहीं भी अगर दिक्कत आ रही है तो। लेकिन यस, दिस इज़ ऑल अबाउट योर फंक्शंस एंड दिस इज़ ऑल अबाउट योर पैरामीटर्स। फंक्शंस को और बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे हम, हमारे जितने भी कोड है, जैसे मैंने आपको बताया सारा फंक्शंस के ऊपर ही चल रहा है, तो हम सारी जगहों पर फंक्शंस ही देख रहे होंगे। लेकिन अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसका रियल यूज़ केस समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम देखेंगे इस मैथ क्लास को। मैथ क्लास के अंदर फंक्शन आपके बहुत ज़्यादा हैविली यूज़ किए जाते हैं। मैथ क्लास के अंदर आपके लिए कुछ इनबिल्ट फंक्शन बनाए हुए हैं, जैसे हमने देखा था एवरेज वाला, राइट, हमने एक एवरेज नाम का फंक्शन बनाया था। सिमिलरली आपके मिन, मैक्स, स्क्वायर रूट, पावर, एब्सोल्यूट वैल्यू, रैंडम वैल्यू, फ्लोर, सील, राउंड, इस टाइप के कुछ फंक्शन दे रखे हैं इसके अंदर। और साथ में एक आपको पूरी की पूरी लिस्ट चाहिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, इस पर बस क्लिक करना एंड यू विल गेट द होल लिस्ट। बेसिकली ये एक मैथ क्लास है, ठीक है। मैथ नाम की एक क्लास JDK के अंदर ऑलरेडी बनी हुई है, तो आपको नहीं बनानी पड़ेगी, ये आपके पास ऑलरेडी एक क्लास बनी हुई है और साथ में ये फंक्शन भी ऑलरेडी लिखे हुए हैं आपके लिए। इनके अंदर जो भी लॉजिक है बड़ा सिंपल है, आपको पता ही चल रहा होगा। आप चाहो तो खुद से भी बना सकते हो, राइट। मैं अगर आपको बोलूँ कि एक ऐसा फंक्शन बनाओ जो कि 2 नंबर ले और उनका सबसे छोटा वैल्यू रिटर्न करे, तो आप बना दोगे बड़े आराम से, राइट। आप बोलोगे अरे कुछ नहीं करना भैया इसके अंदर, तो स्टैटिक इंट, उसके बाद उसका नाम मैं रख देता हूँ लेट्स से मिनिमम। 2 नंबर लेगा ये, लेट्स से A और B, इसने 2 नंबर लिए और इनके अंदर से जो छोटा वैल्यू है वो रिटर्न करना है, राइट। तो कुछ नहीं करना, इफ़ A इज़ लेस देन B रिटर्न A, अदरवाइज रिटर्न B, राइट। ये तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ टर्नरी ऑपरेटर से भी। ये फिर कह रहा है या फिर कैन बी रिप्लेस्ड विद math.min कॉल, कोई बात नहीं, अभी हम देखेंगे math.min, पहले से मत बताओ हमें। लेकिन आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि रिटर्न A अगर छोटा है B से तो A, अदरवाइज B, ठीक है। बड़ा सिंपल सा था, अगर A छोटा है B से तो A, अदरवाइज B। ये दोबारा से कह रहा है कि math.min से रिप्लेस कर सकते हो आप इसको, बट वो सब अभी हम देख लेंगे math.min वगैरह। तो ये हमने फंक्शन देख लिया, राइट। इसी टाइप के छोटे छोटे फंक्शन आपकी मैथ क्लास है पूरी की पूरी एक, जैसे हमने एक क्लास बनाई है ना अपने लिए लर्न मेथड, इसी तरीके से मैथ नाम की क्लास ऑलरेडी बन रखी है आपके लिए। आप उसको सीधा यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर के फंक्शन को सीधा यूज़ कर सकते हो। और मैं रिकमेंड भी करूँगा ये यूज़ करना, क्योंकि आप जब कोई फंक्शन बनाओगे तो उसके अंदर हो सकता है आपने कुछ गड़बड़ कर दी हो, उसके अंदर गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा है, राइट। लेकिन इन्होंने जो बना रखा है, JDK ने जो बना के दिए हुए हैं, वो ऑलरेडी ट्रायल एंड टेस्टेड है, ठीक है। वो दुनिया भर के लोग यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ आप यूज़ नहीं कर रहे, बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ कर रही हैं उसे। जावा इज़ अ वेरी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसके जो मेथड्स हैं वो इनबिल्ट मेथड बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उनको भी आप भी बेहिचक यूज़ कर सकते हो बेसिकली। तो सपोज करो 2 नंबर है, आपने बना लिए 2 नंबर, इंट A 4 और इंट B लेट्स से 7, इस तरीके से। उसके बाद आप आपको इसके अंदर कुछ मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, एस आउट। एक सेकेंड, मैं इसको ऐसे ही नहीं लिख सकता, ठीक है। एस आउट को system.out.println वाली जो लाइन है ये आपकी मेन मेथड के अंदर ही आ सकती है, ठीक है। और मैंने कोई मेन मेथड बनाया नहीं है, वेरिएबल वगैरह तो वैसे आ सकते हैं क्लास के अंदर, ये सब हम समझेंगे जब क्लास समझ रहे होंगे। लेकिन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखना ज़रूरी है कुछ भी रन करने के लिए, राइट। तो पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद इंट A इक्वल्स टू 4, इंट B इक्वल्स टू 7, उसके बाद मैथ डॉट मिन एंड देन इसके अंदर पास कर दोगे A और B। तो अपने आप ही इन दोनों का जो सबसे छोटा नंबर होगा विच इज़ 4, वो अपने आप प्रिंट हो जाने वाला है। देखो कैसे, एकदम से जादू की तरह 4 प्रिंट हो गया। ये बोलोगे आप भैया 4 कहाँ से आ गया, ये कैसे, मैथ डॉट मिन क्या चीज़ है? तो मैथ क्लास के अंदर मिन नाम का एक फंक्शन बना हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ करते हैं, पहले आप लिखते हो क्लास का नाम, उसके बाद उस फंक्शन का नाम। और ये फंक्शन आप चाहो तो देख सकते हो कि ये फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, जावा डेवलपर्स ने क्या लिखा था JDK के अंदर डालते टाइम। तो उसके लिए क्या करना है, कमांड मैक के अंदर या फिर कंट्रोल विंडोज़ के अंदर उस बटन को होल्ड करना है, उसके बाद इसके ऊपर हवर करना है और देन आपको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो ये वाला फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है आपके लिए, पब्लिक स्टैटिक इंट मिन, जिसके अंदर आप 2 नंबर पास करते हो A और B। और ये वही वाला एक्सप्रेशन है जो हमने देखा था पहले कि अगर A छोटा है B से या फिर इवन A बराबर है B के तो भी A रिटर्न कर दो, अदरवाइज B रिटर्न कर दो। जब दोनों बराबर है तो कुछ भी रिटर्न करो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। A रिटर्न करो या B रिटर्न करो, दोनों बराबर ही हैं। लेकिन हाँ, ये रहा आपका मिन वाला फंक्शन। ये आपका लॉन्ग के अंदर मिन वाला फंक्शन है कि अगर आपको लॉन्ग 2 लॉन्ग वाले नंबर्स में छोटा बताना है तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा उस टाइम पे।
उसके बाद फ्लोट के अंदर छोटा नंबर बताना है तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा उस टाइम पर, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल फंक्शन बने हुए हैं इसके अंदर, और आप जाके ये वाला कोड देख सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सिर्फ मेरी नहीं, इसके अंदर मैक्स वाला फंक्शन में लिखा हुआ है, इसके अंदर आपका एब्सोल्यूट वाला फंक्शन में लिखा हुआ है, इसके अंदर आपका फ्लोर वाला फंक्शन में लिखा हुआ है। सारे के सारे फंक्शन जो भी हम देखने वाले हैं ना, वो सब इसके अंदर ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो काफ़ी कमाल की ये क्लास है और ये ऑलरेडी बन रखी है, तो इसके अंदर जो फंक्शन है वो ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो आपको सिर्फ कॉल करना है इनको, आपको इसको बनाना नहीं है, ठीक है। खुद से क्रिएट नहीं करना है ये मेथड, बिकॉज दीज आर ऑलरेडी क्रिएटेड, दीज आर इनबिल्ट फंक्शंस। जो ये पहले जो हमने फंक्शंस देखे थे ये हमने बनाए थे, तो ये आपके यूज़र क्रिएटेड फंक्शंस थे। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं मेथड math.min और ये सब, ये आपके इनबिल्ट मेथड्स हैं। तो इनबिल्ट मेथड भी पता होने चाहिए कुछ कुछ, सो दैट आप बार बार रिपीट ना करो चीज़ों को। तो मिन के जैसा ही मैक्स होता है। स्क्वायर रूट आपका बेसिकली एक नंबर का स्क्वायर रूट निकालने काम में आता है। तो अगर आपको एक नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, कभी किसी क्वेश्चन में आ गया, तो आप सीधा निकाल सकते हो। स्क्वायर रूट ऑफ, लेट्स से मैं निकालना चाहता हूँ 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज़ 4, राइट। यहाँ रिटर्न हो रहा है हमारा 4.0, और 4.0 एक डबल वैल्यू है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके ऊपर जब हम हवर करेंगे तो आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हो कि इसका सिग्नेचर क्या है, रिटर्न क्या करता है। तो ये रिटर्न करता है डबल, और ये इनपुट भी लेता है डबल, ठीक है। डबल वैल्यू इनपुट लेता है और डबल वैल्यू रिटर्न करता है ये, इस तरीके से। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि चल क्या रहा है इसके अंदर, ये पूरी पूरी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ मिल जाती है। जैसे आप हवर करोगे किसी भी के ऊपर, जैसे मिन पे हवर किया तो मिन के बारे में आप पूरा पढ़ सकते हो कि क्या सीन है इसका। इसके बाद अगला देखते हैं पावर। तो ए रेज़ टू द पावर बी अगर आपको निकालना है तो उसके लिए पावर आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से कि मैथ डॉट पाव, और ये दो नंबर्स का पावर निकालता है। तो ए रेज़ टू द पावर बी, ठीक है। 3 रेज़ टू द पावर 4 क्या होगा, 81, राइट। तो ये 81 यहाँ पे प्रिंट होने वाला है, 3 रेज़ टू द पावर 4। उसके बाद एब्सोल्यूट क्या करता है, ये बेसिकली पॉजिटिव वैल्यू निकालता है। तो किसी भी चीज़ की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न करेगा। तो मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ लेट्स से 3 क्या होगा, तो 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो 3 ही रहेगी, राइट। यहाँ पर 3 प्रिंट होने वाला है, लेकिन -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3 होती है। ये कुछ मैथ के फंडे हैं, आपको पता होने चाहिए। तो ये बेसिकली नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करने काम में आता है, आप ऐसे समझ सकते हो। उसके बाद रैंडम क्या होता है, ये रैंडम वैल्यू रिटर्न करता है 0 से लेकर 1 के बीच में। तो 0 से लेकर 1 के बीच में एक डबल वैल्यू रिटर्न करता है ये। तो मैथ डॉट रैंडम आपका एक वैल्यू रिटर्न करेगा 0 से 1 के बीच में। आप देखोगे जितनी बार भी आप इसे चलाओगे ये एक रैंडम वैल्यू रिटर्न करने वाला है। एक सेकंड, कैंसिल। इसको जितनी बार भी आप रन करोगे, इस बार 0.97, इस बार 0.413, इस बार 0.42, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको कोई एक रैंडम नंबर चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई रैंडम नंबर जनरेट करना है तो आप बोले भैया मुझे तो 1 से लेकर 6 के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट करना है, क्या ये कर सकता है वो? मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल कर सकता है। एक काम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट गेट रैंडम, इस तरीके से। और ये फंक्शन कुछ भी इनपुट नहीं लेगा, लेकिन ये 1 से लेकर 6 के बीच में एक रैंडम वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हमारा जो भी फंक्शन है, हमारे पास जो भी वैल्यू है मैथ डॉट रैंडम, ये तो 0 से लेकर 1 के बीच में एक वैल्यू रिटर्न करती है, राइट। 0 से 1 के बीच में। अगर आप चाहते हो कि ये 1 से लेकर 6 के बीच में एक वैल्यू रिटर्न करे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैथ डॉट रैंडम की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है 6 से। पहले यहाँ पर वैल्यू मिल रही थी हमें 0 से लेकर 1 के बीच में, जैसे आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें वैल्यू मिलेंगी अब 0 से लेकर 6 के बीच में। समझ में आ रही है? थोड़ी सी मैथमेटिकल कंसेप्ट है कि आपको पहले वैल्यू मिल रही थी, अब समझो यहाँ पे कि आपको पहले वैल्यू मिल रही थी 0 से लेकर 1 के बीच में, आपने मल्टीप्लाई कर दिया इस चीज़ को 6 से, तो बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती थी, राइट। 0.5, 0.3, 0.2 कुछ भी मिल सकता था, सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से। तो जब 0 मल्टीप्लाई होगा 6 से तो ये हो जाएगा 0, और 1 मल्टीप्लाई होगा 6 से तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। और बीच में अगर कुछ और भी होता है, सपोज करो 0.5 होता है तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई 6 से तो हो जाएगा 3, अगर 0.2 होता है तो हो जाएगा 1.2, इस तरीके से, राइट। तो 1.2 को इंट में कन्वर्ट करोगे तो 1 ही मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से आपका 0 से 6 के बीच में नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आपको 0 से 6 के बीच में नंबर नहीं चाहिए, राइट। आपको तो 1 से 6 के बीच में नंबर चाहिए। और ये जो मैथ डॉट रैंडम है ना, ये इसके अंदर 0 इंक्लूसिव होता है और 1 एक्सक्लूसिव होता है। ये 1 नहीं रिटर्न करता, आपको 0 रिटर्न कर सकता है, लेकिन कभी ना कभी पॉसिबिलिटी है 0 मिल जाए, लेकिन 1 नहीं मिलेगा आपको कभी भी। तो आपको करना क्या है, इसमें 1 और ऐड कर देना है इस वैल्यू के अंदर। तो अब आप गारंटी से कह सकते हो कि आपको इसके अंदर 1 से लेके 6 तक का नंबर ही मिलेगा, ठीक है। इसको जरा टेस्ट करते हैं एक बार, तब समझ में आएगा ठीक से। तो रिटर्न कर दो मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय 6 + 1, ठीक है। ये +1 क्यों करना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अगर +1 नहीं करोगे तो हो सकता है आपको 0 भी मिले। एक काम करते हैं, बिना +1 के देखते हैं इसको पहले। तो यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है हमें डबल मिल रही है, इसको हमें इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यू कैन कन्वर्ट ऑन इंट, यहाँ पर क्लिक करो और कास्ट एक्सप्रेशन टू इंट कर दो।
तो ये एक्सप्रेशन जो भी थी ये आपकी इंट में कन्वर्ट हो जाएगी। और अब मैथ डॉट रैंडम कॉल मत करो, ऐसा करो यहाँ पे कॉल कर देते हैं हम गेट रैंडम, हमारा वाला फंक्शन। तो अब चलाते हैं इसे, तो आप देखोगे अभी मुझे मिला 5। पहले मुझे 0 से लेकर 1 के बीच में डबल वैल्यू मिल रही थी, अब मुझे 0 से लेकर 6 के बीच में वैल्यू मिलेंगी। देखो यहाँ से 4 मिल रहा है, 0 1 2 3 4 5 ये वैल्यू मिल सकती है मुझे। यहाँ से 1 मिल गया, 5 मिल गया, 4 मिल गया, 4 मिल गया, दोबारा 5 मिल गया, इस तरीके से कभी भी। लेकिन 6 नहीं मिलेगा मुझे यहाँ से, ठीक है। हो सकता है कभी मुझे यहाँ से लेकिन 0 मिल जाए, जैसे यहाँ पर देखो 0 मिल गया, राइट। एंड दिस इज़ नॉट व्हाट वी वांट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर एक +1 कर देंगे कि अगर कभी 0 मिला तो उसको ये +1 करके 1 कर देगा, और 5 मिला तो उसको 6 कर देगा। तो अब हमारा 1 से लेकर 6 के बीच में नंबर मिलेगा इससे, ठीक है। और अगर आपको एक जनरल फॉर्मूला चाहिए कि इस नंबर से लेकर इस नंबर के बीच में कुछ रैंडम वैल्यू ला के दो, सपोज करो मेरी 10 से लेके 20 के बीच में रैंडम वैल्यू होनी चाहिए, या फिर मैं ऐसे कहता हूँ इंट ए से लेकर इंट बी के बीच में एक रैंडम वैल्यू ला के दो मुझे। तो उसके लिए आप सिंपल सा एक फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ पे। एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मैं इसको करूँगा कमेंट, और सिंपल है कि रिटर्न मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय b माइनस a प्लस 1, और जो भी वैल्यू यहाँ से आएगी उसके अंदर आप मिन ऐड कर दोगे या फिर a ऐड कर दोगे, और इस पूरी एक्सप्रेशन को हम इंट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके कास्ट एक्सप्रेशन टू इंट, और अब यहाँ से हमें एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी। कर क्या रहा हूँ मैं, जो भी मुझे 0 से 1 के बीच में रैंडम वैल्यू मिल रही है, और सपोज करो मुझे 10 से बीच में रैंडम नंबर चाहिए, ठीक है। 10 से 20 के बीच में रैंडम नंबर चाहिए मुझे। तो इस बार आप देखोगे 10 से 20 के बीच में मिलने वाला है आपको 12। 10 से छोटा नहीं मिलेगा, 20 से बड़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये खास बात है इस जनरल फॉर्मूले की। 11 14 14 16 इस तरीके से ये हमेशा आपके 10 से 20 के बीच में होगा। ये चल क्या रहा है भैया इस वाले फंक्शन के अंदर, तो सेम जो चीज़ यहाँ लिखी थी ना मैंने, जो चीज़ यहाँ पे कही थी मैंने, मल्टीप्लाई बाय 6 किया था यहाँ पे, राइट। सेम वही कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस, जो भी डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, और साथ में जो भी मिनिमम नंबर था, जैसे हमने पिछली बार 0 ऐड किया था या फिर 1 ऐड किया था, 1 ऐड किया था, राइट, क्योंकि आपको 1 से 6 के बीच में चाहिए था। इस बार हमने मिनिमम नंबर जो a है वो ऐड कर दिया इसके अंदर। अगर आपको 2 नंबर के बीच में चाहिए, a से बीच के बीच में नंबर चाहिए, तो आप b माइनस a प्लस 1 करोगे तो आपका डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद जो छोटा वाला नंबर है उसको ऐड कर देना है। तो इससे आप ये निकाल पाओगे। ये थोड़ा मैथमेटिकल है, ये थोड़ा खुद समझने का भी ट्राई करना, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो। अगर नहीं लग रहा तो बहुत अच्छी बात है, अगर लग रहा है तो एक बार दोबारा समझने का ट्राई करना, और खुद से पेन पेपर पर लिख के देखना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सही बात है यार, ये तो हमें काफ़ी कूल चीज़ बता दी भैया ने कि 2 नंबर्स के बीच में अगर रैंडम नंबर बताना है तो ये आप इस तरीके से बता सकते हो। तो इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं और अगली चीज़ देखते हैं। एक सेकंड, ये क्या है, अगली चीज़ है मैथ डॉट फ्लोर। ये बेसिकली फ्लोर वैल्यू निकालता है आप लोगों की डबल के अंदर। तो एस आउट मैथ डॉट फ्लोर, और सपोज करो आपने वैल्यू डाली इसके अंदर 5.9, तो ये फ्लोर वैल्यू बताएगा 5.9 की फ्लोर वैल्यू क्या है, मतलब 5.9 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन है, 5, राइट। तो यहाँ पे हमें 5 मिलने वाला है, ये देखोगे 5.0। तो ये बेसिकली फ्लोर फंक्शन है, और ये आप लोगों का डबल के अंदर जो जस्ट छोटा इंटीजर है वो रिटर्न करता है। एंड सिमिलर टू दिस हमारे पास एक होता है सील, ये क्या करता है, ये इससे जस्ट बड़ा इंटीजर रिटर्न करेगा। तो इस टाइप की चीज़ें आप लोग चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, लेकिन आप लोग को ऑलरेडी फंक्शन मिले हुए हैं मैथ के अंदर, तो आप यूज़ कर सकते हो। तो 5.9 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा है, तो 6 है, 6 मिल गया आपको। इवन अगर आप लगते हो यहाँ पे 5.1 तो भी आपको 6 ही मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। अगला है मैथ डॉट राउंड। तो ये आप लोगों का नंबर राउंड कर देता है बेसिकली, ठीक है। सिंपल जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि राउंड ऑफ कर दो हमारे इसको, राइट। अगर आपको देने किसी बंदे को 100 रुपये, आपके पास 98 रुपीज़ है, तो वो बोलेगा ठीक है राउंड ऑफ करके 100 ही तो हो गए, ठीक है, 2 रुपये खा लेगा वो आपके। सिमिलर टू दैट अगर सपोज करो 5.3 को राउंड ऑफ करना है मुझे, तो मैं आप लिखूँगा राउंड। तो 5.3 राउंड होकर क्या बनता है, 5 बनता है, राइट। 5.3 राउंड होकर 5 बनता है। सिमिलरली 5.8 राउंड होकर क्या बनता है, 6 बनता है, राइट। नेक्स्ट इंटीजर कौन सा होगा, 6 बन जाएगा इस तरीके से। तो ये आपके डबल वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करके आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो भैया ये सब क्यों बता रहे हो, मैं कब यूज़ करूँगा, तो यार जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो इस टाइप की चीज़ें यूज़ हो रही होंगी। हो सकता है अभी डायरेक्टली यूज़ ना हो, लेकिन कभी ना कभी हम यूज़ कर रहे होंगे, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे जिसके अंदर हो सकता है राउंड ऑफ लग जाए, ठीक है। सिमिलर छोटा सा यही क्वेश्चन आ गया आपके पास कि आपको एक पैसे दिए गए, उसके जस्ट पास वाला
इंटीजर रिटर्न कर दो, तो उस केस में आपको सिंपल ये रिटर्न करना है मैथ डॉट राउंड, इस तरीके से। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बहुत छोटा बताया, लेकिन बड़े क्वेश्चन के अंदर छोटा पार्ट हो सकता है कि 2 नंबर्स का मिनिमम निकालना है, तो बजाय कि खुद इफ एल्स कंडीशन लगाने के या टर्नरी ऑपरेटर लगाने के, आपने मैथ डॉट मिन यूज़ कर लिया और अपना काम निकाल लिया। तो इस टाइप की चीज़ें आप बहुत ज़्यादा बार कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, एंड दिस इज़ वाई मैथ के अंदर जो भी फंक्शंस मिले हुए हैं वो बहुत यूज़फुल हैं। इसके अलावा कुछ और भी फंक्शन होते हैं, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, ये सब पढ़ा था ना ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सब भी होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर शाइन, कॉश, मतलब ए वाले जो होते हैं ना, जिसको क्या कहते हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशन वाले जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, वो सब आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। मैथ लाइब्रेरी बहुत बढ़िया है, इसके अंदर आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी यहाँ पे इसलिए मैंने कंप्लीट लिस्ट का लिंक दे रखा है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बट ये सब भी पढ़ लिए तो ये सब भी काफ़ी हमारे लिए, ठीक है, इससे हमारा काम हो जाने वाला है। तो ये था आज की क्लास के अंदर जहाँ हमने पढ़ा मैथड्स के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे लेकिन स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग कैसे काम करता है। स्ट्रिंग को बस अभी हमने ऊपर ऊपर से दिखा है, लेकिन स्ट्रिंग के भी कुछ अपने मेथड्स होते हैं, वो सब भी देख रहे होंगे और स्ट्रिंग को पूरा अच्छे से समझ रहे होंगे जावा के अंदर, ठीक है। वो होगा हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलते हैं इस क्लास में, बाय बाय।